हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, BA चैप्टर 3 बिजनेस सर्विसेज 2। फ्रेंड्स, ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर 3 to 4 वीडियोस अपलोडेड है। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं अगर आपने इस चैप्टर को स्टार्टिंग से नहीं समझा है तो आज के जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स। अब बैंक की सारी सर्विसेज हमने प्रीवियस वीडियोस में देखी थी। अब जो आगे सर्विसेज देख रहे हैं वो हम डायरेक्ट अकाउंट से देख रहे हैं, कौन से अकाउंट्स बैंक क्रिएट करके देते हैं। बाकी जो फर्दर सारी सर्विसेज थी जो चैप्टर में आपके दी गई थी वो हमने प्रीवियस वीडियोस में देख ली है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कौन से टाइप के बैंक अकाउंट बैंक क्रिएट करके हमें सर्विस देते हैं। तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ बैंक इज़ टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। द बैंक डिमांड KYC, नो योर कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर्स एट द टाइम ऑफ ओपनिंग अ न्यू अकाउंट for the service of the bank. This is as per the rules of the सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है RBI, उनके रूल्स एज पर रूल्स ऑफ RBI, उनके रूल्स के हिसाब से RBI आपको पता ही होगा सारे बैंक्स का हेड कहा जाता है। जैसे कि सारे बैंक्स प्राइवेट हो, कोऑपरेटिव बैंक्स हो या फिर गवर्नमेंट बैंक्स हो, सब RBI की गाइडलाइंस से ही चलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उनकी गाइडलाइंस ये है कि बैंक अकाउंट जब भी क्रिएट करके दे कस्टमर को तो KYC नंबर उनका इम्पॉर्टेंट है। KYC नंबर मीन्स नो योर कस्टमर, उनका एक पर्टिकुलर ID नंबर बैंक क्रिएट जनरेट करके मांगता है और हमें बैंक में देना पड़ता है। उसके बाद सेविंग्स अकाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सेविंग्स अकाउंट, जो फर्स्ट अकाउंट आता है वो होता है सेविंग्स अकाउंट जो बैंक क्रिएट करके देते हैं। वो हमारी चॉइस है कि हम कौन सा अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम सेविंग्स अकाउंट देख लेते हैं, उसमें कौन सी यहाँ पे हमें फैसिलिटीज़ मिल रही है और क्या क्या इसमें कौन से इंटरेस्ट चार्जेस चार्ज करते हैं सेविंग्स अकाउंट में, वो रीड आउट कर लेते हैं। इट मीन्स द अकाउंट इन विच पीपल डिपॉजिट देयर सेविंग्स, अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेड इन दिस अकाउंट। द कस्टमर गेट इंटरेस्ट एट as per the amount and days for which the amount remains credited in the account. The bank provides facilities like checkbooks, ATM cards, etc. In this account, the account holder can deposit check, draft and cash in his account. He can withdraw the amount through a check or a withdrawal slip. The bank compel the account holder to maintain minimum balance in his account. Generally, the number of withdrawals in saving account are limited in a month. This account can be opened in the name of an individual or more than one name that can be operated jointly. Nomination can be registered. Banks get deposited on large scale through these accounts. नाउ सेविंग्स अकाउंट में हम हमारी सेविंग्स कर सकते हैं, हमारी जो भी इनकम है उसे सेव कर सकते हैं, डिपॉजिट करके हम अमाउंट सेव कर सकते हैं। बट जो फर्स्ट थिंग है वो है कि सेविंग्स अकाउंट पे एक फ़िक्स्ड रेट का इंटरेस्ट होता है। जैसे कि एक फ़िक्स्ड रेट डिसाइड की होती है बैंक ने कि जो अमाउंट होगी उस पर उतना ही इंटरेस्ट वो चार्ज करेगी, मीन्स इंटरेस्ट हमें देगी। सपोज़ आप देख सकते हैं जब भी आपके पेरेंट्स या किसी का भी आप पासबुक देखेंगे तो पासबुक की एंट्रीज़ आपने सुनी होगी, वो सारी एंट्रीज़ में आप देखेंगे तो एक एक चीज़ उसमें लिखी होती है कि अगर पर्टिकुलर अमाउंट है जो इतने टाइम तक आपने सेव करके रखी तो आपको उस पर इतने रुपीज़ या इतने पैसे का इंटरेस्ट मिला है उस अमाउंट पे। तो जितनी अमाउंट जितने दिन तक आप रखेंगे उतनी आपको इंटरेस्ट रेट्स आप के अकाउंट में मिलेगी। बट इसमें एक प्रॉफिट ये है कि आप जब चाहें उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट आपके अकाउंट में से। और जो यहाँ पे चेकबुक की फैसिलिटीज़ देते हैं, सेविंग्स अकाउंट में ATM कार्ड्स की फैसिलिटीज़ देते हैं और अकाउंट होल्डर चेक डिपॉजिट कर सकता है, ड्राफ्ट से मनी विड्रॉ कर सकता है और कैश भी डिपॉजिट कर सकता है अपने अकाउंट में। ही कैन विड्रॉ द अमाउंट थ्रू चेक और विड्रॉल स्लिप या चेक से भी वो अपनी विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। विड्रॉ मतलब उसमें से अमाउंट ले लेना, वापस हम जब चाहिए ज़रूरत हो तब पैसे ले सकते हैं। विड्रॉल स्लिप्स मतलब बैंक की स्लिप्स होती है जब हम वहाँ पे फिल करके देते हैं तो उस पे से हमें मनी मिल जाता है हमारा। तो बैंक
कंपेल द बैंक होल्डर टू मेंटेन, हाँ इस सेविंग्स अकाउंट में हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है मिनिमम बैलेंस। सेविंग्स अकाउंट होता है तब इसमें थोड़ी लिमिट होती है और लिमिटेड मंथ्स में हमें उतने ट्रांजैक्शंस कर भी सकते हैं और उतने ही विड्रॉल्स लिमिटेड होते हैं, जितने हम करना चाहें उतने नहीं कर सकते। अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है विड्रॉल्स यहाँ पे। और जो भी अकाउंट होल्डर्स है उसमें आप जॉइंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं इंडिविजुअल की जगह। 2 to 3% अगर आप चाहें तो सेविंग्स अकाउंट में अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि ऑपरेट करने के लिए 2 to 3% ऑपरेट कर सके। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में से पेरेंट्स चाहें तो जॉइंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई कमिटी हो जिसमें मैनेजर को भी करना हो आपको इंक्लूड, जो ऑपरेट कर सके अकाउंट, तो उसमें आप जॉइंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद नॉमिनेशन में आप रजिस्टर नॉमिनी को यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि अगर जो अकाउंट होल्डर है उसको बाय चांस कुछ हो जाए या फिर वो इस हालत में ना रहे कि अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सके, तो उसकी जगह पे जिसका नाम नॉमिनी में दिया होता है वो उसकी जगह पे अकाउंट थोड़े टाइम के लिए ऑपरेट कर सकता है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए, जो कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं करंट अकाउंट्स जो सेकेंड टाइप का अकाउंट है जो बैंक क्रिएट करके देती है। इसमें प्रॉफिट होता है, बट इसमें प्रॉफिट मीन्स इसमें बेनिफिट्स ज़्यादा है। मेनली बिजनेसमैन के लिए करंट अकाउंट्स बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। सेविंग्स अकाउंट में क्योंकि विड्रॉल्स लिमिटेड होते हैं, करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता है। मैं आपको समझा देती हूँ। दिस अकाउंट कैन बी ओपन विद द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस यूनिट्स। मेनली ऐसा देखा गया है कि जो बड़ी बिजनेस यूनिट्स है वो करंट अकाउंट ओपन करती है, उसमें बिजनेस यूनिट के नाम पे से ही वो अकाउंट क्रिएटेड रहता है। आप देखते होंगे बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम होता है तो उसी पे से उनका अकाउंट का नाम रहेगा। नॉर्मली नो इंटरेस्ट इज़ प्रोवाइडेड इन दिस अकाउंट। इसमें आप कितने भी अमाउंट डालो, सेव करके रखो, कितने टाइम के लिए भी रखो, बट इस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं मिलेगा। बट द बैंक में कलेक्ट बैंक चार्जेस तो बैंक कलेक्ट करेगा ही, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा कुछ भी। बट बैंक के जो चार्जेस होंगे जब आपने डिपॉजिट किए, विड्रॉ किए, किसी को चेक दिया, ट्रांसफ़र किया अमाउंट, उन सब के बैंक चार्जेस तो डिडक्ट होंगे ही बैंक अकाउंट में से। फैसिलिटीज़ ऑफ लोन कैन बी प्रोवाइडेड ऑन दिस अकाउंट। लोन्स की फैसिलिटीज़ मिलती है। देयर इज़ नो लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन इन मंथ इन दिस अकाउंट। कितने भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस करें यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती है। अनलिमिटेड विड्रॉल्स, डिपॉजिट्स, ट्रांसफ़र्स यहाँ पे प्रोवाइड करके देती है करंट अकाउंट्स में, इसलिए बैंक चार्जेस चार्ज होते हैं। और सेविंग्स यहाँ पे इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट पे जैसे मिलता था वो यहाँ पे नहीं मिलता करंट अकाउंट्स में। इसलिए बिजनेसमैन्स प्रेफर करते हैं करंट अकाउंट ओपन करने के लिए, ताकि वो नंबर ऑफ विड्रॉल्स और डिपॉजिट्स और ट्रांजैक्शंस यहाँ पे एक मंथ में कर सकते हैं। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस जो उनको चाहिए होते हैं वैसे। फिर जनरली अ बिजनेसमैन ओपन्स दिस अकाउंट। लास्ट में कंक्लूड किया गया है बिजनेसमैन से इसे ओपन करते हैं। तो ये था करंट अकाउंट। अब है रिकरिंग अकाउंट। This is an account which is opened from the saving point of view in which it is compulsory to deposit certain amount every month. तो फर्स्ट जो हमने सेविंग्स अकाउंट देखा था उसमें ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी थी कि पर्टिकुलर एक अमाउंट आपको करनी ही पड़ेगी, ऐसा कोई लिमिटेशंस हमें वहाँ पे दिए नहीं गए थे। बट रिकरिंग अकाउंट जो है वो ऐसे सारी कंडीशंस को इंक्लूड करता है कि पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो आपको हर महीने में जो डिसाइड किए वो उतनी तो आपको पे करनी ही होगी। पे मीन्स आपको डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी बैंक में, तो उसे रिकरिंग अकाउंट में इंक्लूड किया गया है। और इसमें सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंट होल्डर अकाउंट अपना क्रिएट करता है कि कम से कम इतने पैसे तो उसके सेव होते रहेंगे हर मंथ में। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच अमाउंट इज़ हायर देन सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे वैसा इंटरेस्ट भी आपको मिलेगा जैसा इसमें कंडीशन दी गई है। सेविंग्स अकाउंट में उतना इंटरेस्ट नहीं मिलता था जितना इस रिकरिंग अकाउंट में अगर डिपॉजिट किया हो तो उस पर इंटरेस्ट रेट्स भी हाई मिलते हैं। एंड लोअर देन फिक्स्ड डिपॉजिट।
फिक्स्ड सबसे हाई इंटरेस्ट अगर अकाउंट होल्डर को अपनी अमाउंट पे मिल रहा है, इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई। तो अगर आपको इंटरेस्ट अर्न हो रहा है, मिल रहा है बैंक की तरफ से कुछ अमाउंट डिपॉजिट रखने में, तो सबसे ज़्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट जो करते हैं एफडी, उस पर सबसे हाई रेट का इंटरेस्ट मिलता है। उसके बाद रिकरिंग अकाउंट पे मिलता है और लास्ट में सेविंग्स अकाउंट पे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अमाउंट पे मिलता है। बट जैसे जैसे हाई रेट्स होती है इंटरेस्ट की, वैसे वैसे इनकी कंडीशंस बढ़ जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं सेविंग्स अकाउंट जो प्रीवियस हमने देखा था उसमें इतनी कंडीशंस नहीं थी, यहाँ पे लिमिटेशंस आ जाती है रिकरिंग अकाउंट में कि आपको हर महीने पर्टिकुलर अमाउंट डिपॉजिट करनी ही पड़ेगी एक बार। और एफडीज़ में तो आप कभी विड्रॉ कर ही नहीं सकते, सिर्फ वो फिक्स्ड ही रहती है बहुत थोड़े ईयर्स के लिए जो डिसाइड होती है, जैसे 5, 7, 10 ईयर्स तक वो एफडीज़ रहती है। अब यहाँ पे द बैंक पेज द होल अमाउंट अलॉन्ग विद इन द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द टर्म। जब आपने जो टर्म डिसाइड किया है तभी आप यहाँ पे विड्रॉ कर सकते हैं रिकरिंग अकाउंट में, वो भी इंटरेस्ट के साथ बैंक आपको विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। लास्ट आया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फ्रेंड्स वीडियो एंड नहीं हो रहा है अभी, बाकी और सारे टॉपिक समझने हैं, बट जो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें लास्ट 4 टॉपिक है। लास्ट 4 टाइप का अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट मीन्स अ सोर्स ऑफ द मनी which can be used by the bank for fixed term. The depositor cannot withdraw money until the maturity date of deposits. If the money is withdrawn before the term of maturity, then the rates of interest decreases. The bank gives the depositor written guarantee that it will pay the amount back along with the interest at the end of the term. As the customer cannot withdraw money before the maturity date, the rate of interest is fixed deposit in higher than the savings account and recurring account. तो फिक्स डिपॉजिट में आपने जो भी मनी है वो बैंक में फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट कर दिया है। आपको मनी जैसे कि 1 to 5 lakhs जितने आप कर सकें उतने अमाउंट आप फिक्स टर्म के लिए डिपॉजिट करते हैं बैंक में। आप टर्म भी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, 5 ईयर्स के लिए करना है, 10 ईयर्स के लिए करना है। उसके बाद वो अमाउंट बढ़ती रहती है। बढ़ती कैसे रहती है, उस पर बहुत हाई रेट का इंटरेस्ट बैंक आपको दे रही है, तो वो अमाउंट आपकी एवरी ईयर बढ़ती रहेगी। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पे बैंक देती है कि आप मनी जो है वो विड्रॉ नहीं कर सकते, वो टर्म जब तक मैच्योरिटी डेट ना आ जाए। मैच्योरिटी डेट मीन्स जो टर्म आपने डिसाइड किया जैसे 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स कंप्लीट ना हो जाए तब तक, उस मैच्योरिटी डेट तक आप जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर किसी वजह से आपने एफडी तोड़ दी या फिर मैच्योरिटी डेट से पहले अगर आपने विड्रॉ कर लिए, तो आपकी इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। मीन्स आपने अगर सारी की सारी अमाउंट निकाल ली तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, बट अगर थोड़ी अमाउंट निकाल ली है तो इंटरेस्ट रेट बहुत डिक्रीज़ हो जाती है। द बैंक गिव्स द डिपॉजिटर द रिटर्न गारंटी फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट एट द मैच्योरिटी। अब जब ये टर्म एंड हो जाता है, जब मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तब तक के लिए बैंक हमें गारंटी देता है, हमें भरोसा देता है कि आपका जो अमाउंट है जैसे 5 लाख हुए या 2 to 3 lakhs अगर हमने डिपॉजिट किए हैं, तो वो हमें कुछ गारंटी तो होनी चाहिए कि हमने जहाँ पे भी हमारे अमाउंट डिपॉजिट की है उसका प्रूफ। तो बैंक हमें रिटर्न गारंटी देता है कि आपका मनी सेव है, सेफ जगह पे यहाँ पे हमारे पास, और हम मैच्योरिटी डेट तक सारी की सारी अमाउंट आपको रिटर्न कर देंगे विथ योर इंटरेस्ट चार्जेस, मतलब वो बढ़ के आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको पता ही है, जैसा कि मैंने पहले कहा, सेविंग्स अकाउंट और रिकरिंग अकाउंट से भी ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे मिलता है फिक्स डिपॉजिट्स में। अब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप चाहें तो अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स सारे सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर के वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। जैसे अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक में विद एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे अगर आप देखना चाहें तो। और स्टार्ट करते हैं सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंक्स। अब देखते हैं सारी सर्विसेज जो बैंक्स और भी प्रोवाइड करके देती है, तो अब लास्ट तक ये वीडियो को देखिए। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ टू इन्वेस्ट मनी, प्रोवाइड लोन एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इन एडिशन टू दिस द बैंक हैज़ सम मोर फंक्शंस लाइक looking after financial transaction of the customers, issue the letter of credit, issue the traveler's check,
issue the drafts, RTGS, NEFTs, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड अदर वर्क्स रिलेटेड टू कोर बैंकिंग्स। तो फ्रेंड्स और भी सर्विसेज है बैंक की जो हम देख लेते हैं। NEFT, RTGS, ये सब सारी सर्विसेज बैंक हमें क्यों प्रोवाइड करके देता है और हमें उससे क्या क्या बेनिफिट्स है, कौन सी फैसिलिटीज़ है जो हमें मिल रही है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टू इशू ड्राफ्ट। तो प्रीवियस वीडियोज़ में भी मैंने आपको बताए थे ड्राफ्ट्स क्या होते हैं, वो सर्विसेज में भी आया था, फंक्शंस में भी आया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं। ड्राफ्ट मीन्स अ चेक रिटर्न बाय बैंक एड्रेसिंग टू अनदर ब्रांच। द नेम ऑफ द पर्सन इज मेंशन्ड इन द ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इज इशू टू पे द अमाउंट टू दैट पर्सन। द बैंक transfers the amount as the issuing authority on behalf of the customer. When a person wants to send money to another person, he gets to the bank, pays money and the commission to be paid to the bank for issuing the draft and request the bank to issue the draft. तो यहाँ पे ये ऐसे होता है कि अगर कस्टमर के पास अभी मनी नहीं है किसी रीज़न से और वो थोड़े टाइम में मनी दे देगा, बट कोई कस्टमर है जिसे अर्जेंटली वो पेमेंट करना है, तो बैंक अपने बैंक होल्डर के बिहाफ पे उस कस्टमर के लिए चेक इशू करके देता है, रिटर्न चेक, जो वहाँ पे एक्सेप्टेड होता है। बैंक पेमेंट्स करते हैं और उस पर बैंक को कमीशन मिल जाता है। जो अकाउंट होल्डर होता है वो पूरी पेमेंट भी करेगा और कमीशन भी बैंक का देगा। उसके बाद सेकेंड है बैंकर्स चेक। बैंकर्स चेक क्या होता है? बैंकर्स चेक मीन्स पे ऑर्डर। बैंकर्स चेक इज अ फैसिलिटी सिमिलर टू बैंक ड्राफ्ट्स। दिस चेक issued by the bank against the payment accepted by the bank is called pay order. Pay order can be cashed only in the same city. यहाँ पे ये चेक से होता था, वैसे बैंकर्स चेक है जो कैश में भी पेमेंट करके देता है, बट ये सेम सिटी में होगा तो ये फैसिलिटी उस पर अप्लाइड है। थर्ड है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, RTGS। बहुत ही कॉमन वर्ड है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बट आपको अगर डिटेल में नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, व्हेन एन RTGS मेंबर बैंक ट्रांसफर्स मनी टू द एनी अदर RTGS member bank anywhere in India, this method is called RTGS. Each of the RTGS member bank branch is identified through IFSC code. It is an 11-digit alphanumeric code. IFSC code is being provided by IDRBT, Institute for Development and Research on Banking Technology, Hyderabad. RTGS is a method of transferring money from any bank in India. In this method, the amount is being debited or credited as per real-time gross settlements. तो यहाँ पे RTGS ये होता है कि आप किसी भी बैंक से किसी और बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये ओनली एंड ओनली विद इन आवर कंट्रीज़ ये फैसिलिटी अप्लाइड है, प्रोवाइडेड है बैंक होल्डर्स को कि आप चाहे किसी भी बैंक में आपका अकाउंट हो, बट आप थ्रू IFSC कोड आप देख सकते हैं। अगर पासबुक्स आपके पेरेंट्स की या आपकी खुद की आपका अकाउंट हो तो आप उसमें देख सकते हैं IFSC कोड वहाँ पे फर्स्ट पेज पे दिया गया होता है। वो 11 डिजिट्स का होता है, अल्फ़ा न्यूमरिक कोड होता है जो दिया जाता है IDRBT, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च ऑफ बैंकिंग टेक्नोलॉजी जो है इंडिया की, वहाँ से ये इशू किया जाता है ये IFSC कोड। और ये IFSC कोड हर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, उसी से ये आपका ईमेल एड्रेस होता है, उसी तरीके से ये IFSC कोड होता है जिससे आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट तक, वो भी किसी भी ब्रांच में हो सकता है। और इसमें अमाउंट कुछ पर्टिकुलर यहाँ पे प्री डिसाइडेड होती है। In RTGS methods, money from the account of an account holder of a bank is transferred to the account of the account holder of another bank in India. The transaction is not to be done in cash, so both the senders and the beneficiaries need to have an IFSC code. For the deposit transactions of 2 lakhs or more, RBI provides service through RTGS. अगर हमें डिपॉजिट करने हो 2 लाख या 2 लाख से ज़्यादा के एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में,
तो हमें RTGS करना पड़ता है। हम डायरेक्टली ऑनलाइन नेट बैंकिंग्स यहाँ पे 2 लाख तक की नहीं कर सकते हैं। तो 2 लाख या 2 लाख से मोर हो तो RTGS फैसिलिटी जो होती है, जिसमें IFSC कोड होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। IFSC कोड क्या होता है वो मैं आपको आगे डिटेल में समझा दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप RTGS का कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। इन दिस मेथड द अमाउंट इज टू बी डेबिटेड इन अकाउंट ऑफ द रिसीवर on the same day as soon as the bank receives instruction from the sender। जैसे ही सेंडर से इंस्ट्रक्शंस आते हैं सारे वो फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करता है और एज सुन एज पॉसिबल जो दूसरा अनदर अकाउंट होल्डर है, जो रिसीवर है, उसके अकाउंट में वो सारे मनी ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू RTGS। अब यहाँ पे देखते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र NEFTs। नेफ्ट जिसे कहा जाता है वो क्या होता है? NEFT is a method in which one bank having NEFT membership transfer to another NEFT member bank in India। जैसे RTGS था वैसे NEFT है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र है जो विद इन इंडिया थ्रू इंडिया ही चलेगा, थ्रू आउट इंडिया। NEFT is also a type of payment just like RTGS। This arrangement is provided through online system। For this IFSC code is given। In this system there is no limits on minimum amount। Maximum 2 lakh can be transferred in batches in this system। NEFTs में ओनली 2 लाख तक की आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कि आप इसमें नहीं कर सकते, इसमें परमिशन नहीं है। RTGS में 2 लाख से ज़्यादा की कर सकते थे बट NEFTs में मिनिमम चार्जेस नहीं रखे गए हैं, मैक्सिमम 2 लाख तक की आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। RBI setting transactions on hourly basis। In this system money is credited to receiver's account on the same day or within 48 hours। सेम डे या फिर within 48 hours मीन्स 2 days के अंदर अंदर जो दूसरा अकाउंट होल्डर है, जो रिसीवर है, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। Here transactions are settled batch wise through DNS। डिफरेंट नेट सेटलमेंट्स के हिसाब से इसमें ट्रांजैक्शंस प्लेस होते हैं। अब IFSC कोड क्या होता है? फ्रेंड्स आपने NEFTs, नेफ्ट्स और RTGS में IFSC कोड 2-3 बार सुना। एक्चुअल में IFSC कोड क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑल NEFT मेंबर्स बैंक्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू IFSC कोड which is an alphanumeric combinations of 11 digits। अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरिक दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के 11 डिजिट्स का IFSC कोड आपको क्रिएट करके दिया जाता है, जो आपको मिलता है। इन दिस मेथड कमीशन इज चार्ज फ्रॉम द सेंडर बट इन केस ऑफ इनवर्ड NEFT वेयर इन द रिसीवर इज़ नॉट चार्ज एनी कमीशन। NEFTs में जो सेंडर होगा उसे कुछ कमीशन चार्ज करना पड़ेगा, बैंक को चार्जेस पे करने पड़ेंगे जिससे वो ट्रांसफ़र कर रहा है, बट जो रिसीवर है उससे बैंक कोई चार्ज कलेक्ट नहीं करता, बस जो सेंडर है उसे चार्ज पे करना पड़ता है क्योंकि बैंक इतनी बड़ी अमाउंट ट्रांसफ़र करके दे रहा है। टू NEFT 50,000 बाय कैश 50,000 और लेस मनी कैन बी NEFT NEFT by depositing cash in bank and facility of NEFT is been available to walk-in customers from all NEFT member branches of bank। तो आप कहीं से भी ये कर सकते हैं जहाँ पे NEFT ब्रांचेज होती है, वहाँ पे अगर है तो इसमें 50,000 और लेस का भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और मिनिमम जैसे मैंने आपको बताया था 2 लाख तक का आप कर सकते थे NEFTs में। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट्स। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा ही रह गए, 2 टॉपिक्स ही बाकी है। अब बैंक ओवरड्राफ्ट देख लेते हैं हम फटाफट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? अ बिजनेसमैन होल्डिंग अ करंट अकाउंट विद द बैंक when the facility to withdraw more money than the credit balance of his account in a security is given, then it is called बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स अगर आपके अकाउंट में उतनी अमाउंट अवेलेबल नहीं है बट आपकी रिक्वायरमेंट है और आपको थोड़े टाइम के लिए कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं। द बिजनेसमैन मे गेट ओवरड्राफ्ट्स ऑन सेल्फ गारंटी और द सिक्योरिटी एज गारंटी ऑफ अदर्स। किसी और की गारंटी सिक्योरिटी दिलवा के कि हाँ मैं भर दूंगा, ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिलवा सकते हैं।
और बैंक से थोड़े टाइम के लिए बैंक ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं। द इंटरेस्ट हैज़ टू बी पेड ओनली ऑन द ओवरड्राफ्ट अमाउंट थ्रू द मैक्सिमम अमाउंट सेक्शन फॉर ओवरड्राफ्ट में बी मोर। तो यहाँ पे जो अमाउंट डिसाइड की होती है उस पर थोड़ा कुछ नॉमिनल चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। उसके बाद लास्ट टॉपिक 2 टॉपिक्स बाकी है। कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट देख लेते हैं। 6 नंबर की सर्विसेज है। द लोन प्रोवाइडेड टू द बिजनेसमैन फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज बिजनेस कंसिडरिंग द स्टॉक एंड ड्यू कलेक्शंस ऑफ द मनी इज कॉल्ड कैश क्रेडिट। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिजनेस के आप स्टॉक कलेक्शन के लिए अगर मनी चाहते हैं तो उसे कैश क्रेडिट बोलते हैं, जिसे आप क्रेडिट पे कुछ कैश लेके आ सकते हैं बैंक से। क्रेडिट पे मीन्स एज अ शॉर्ट टर्म लोन, तो इसे कैश क्रेडिट कहा जाता है। इन दिस काइंड ऑफ द लोन द स्टॉक ऑफ गुड्स रिमेन्स अंडर द हाइपोथिकेशंस ऑफ बैंक। इसमें कुछ जो स्टॉक होगा वो बैंक की हाइपोथिकेशन के अंडर रहेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी पेड बाय बिजनेस यूनिट्स अकॉर्डिंग टू द अमाउंट एंड टाइम यूज फॉर द लोन एज डिसाइडेड अर्लियर। प्री डिसाइडेड होता है, पहले ही एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, सारे साइन करवा लेते हैं कि कितने टाइम तक आप यूज़ करेंगे और जितने टाइम तक यूज़ किया है उसका क्या इंटरेस्ट चार्जेस रहेगा। ऐसे बिजनेसमैन छोटे लोन्स लेते रहते हैं बैंक से अगर अर्जेंटली कोई स्टॉक मंगवाना हो तो। कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी बैंक देता है। उसके बाद लोन्स, लास्ट में लोन्स जो नॉर्मल जनरल पब्लिक भी ले सकती है, बिजनेस यूनिट्स भी ले सकती है। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक इज़ टू रिसीव डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन। बैंक का मेन फंक्शन ही ये है कि सबसे डिपॉजिट लेती है, उसके बाद लोन देती है। तो किसी और को लोन देगी, डिपॉजिट लेगी, इंटरेस्ट अर्न करेगी लोन जिसे दिया है, और तो उससे थोड़े कम इंटरेस्ट चार्जेस पे जो सारे डिपॉजिटर्स है, बैंक होल्डर्स है, अकाउंट होल्डर्स, उनको थोड़े इंटरेस्ट चार्ज करके देगी उनकी सेविंग्स पे। द बैंक रिसीव डिपॉजिट एट लोअर रेट्स एंड प्रोवाइड्स लोन एट हायर रेट्स। आपका डिपॉजिट जो लिया है उस पर थोड़ा कम रेट का इंटरेस्ट आपको चार्ज करके देगी सेविंग्स अकाउंट पे, बट जिनको लोन दिया है उनसे हाई रेट्स का इंटरेस्ट अर्न करेगी। द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द क्लाइंट बिजनेसमैन इन डिफरेंट वेज। जिसको जितनी नीड हो उतने डिफरेंट वेज में और डिफरेंट इंटरेस्ट चार्जेस पे लोन अलॉट करते हैं। द बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कस्टमर्स फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स लाइक बाइंग हाउस, बाइंग फर्नीचर, रिनोवेशन ऑफ द हाउस, बाइंग अ व्हीकल और फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर बिजनेस। तो ये सारे रीजंस होते हैं जब बैंक लोन प्रोवाइड करके देती है, जैसे बाइंग अ हाउस या फिर रिनोवेशन करवाना हो, व्हीकल परचेज करना हो। अब तो स्टूडेंट्स को भी स्टूडेंट का लोन मिल जाता है इजीली। इफ़ द एडवांस इज़ फॉर अ लॉन्ग टर्म एंड द अमाउंट रीपेमेंट इज़ पेड फुल्ली एट द टाइम और एट द रेगुलर टर्म्स ऑफ इंस्टॉलमेंट देन इट इज़ कॉल्ड अ लोन। या फिर अगर शॉर्ट लोन हो, कोई छोटा सा लोन हो जो एक बार में ही आप पेमेंट कर सकते हैं थोड़े टाइम के बाद, वैसे भी लोन्स होते हैं। और कुछ लोन्स ऐसे भी होते हैं जो लॉन्ग टाइम पे हो, तो उसके लिए आपको रेगुलर इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट करना होता है। In order to secure the loan amount, the bank keeps the immovable property of the client as mortgage। अगर आपने कोई भी लोन लिया है तो बैंक आपकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल हो, जो फिक्स्ड हो, इमूवेबल हो, वैसी कोई भी प्रॉपर्टी आपकी असेट बैंक अपने अंडर में ले लेती है, ताकि आपकी गारंटी रहे कि आप कहीं जाने वाले नहीं हो। अगर कुछ ऐसा हुआ कि आप ना पे कर पाए तो बैंक उसे कैश में कन्वर्ट कर लेती है। Such loan is repaid according to the terms decided at the time of sanctioning loan। अब इस पे जो भी इंटरेस्ट चार्ज होगा या फिर ये कब तक कंप्लीट होगा, इसे रीपे कब करना है लोन को, ये सब जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जब सैंक्शन होता है लोन, जब आपका अप्रूव होता है, उसी टाइम पे ये सब डिसाइड कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारा यहाँ पे ओवर हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आगे फर्दर और जो टॉपिक्स बाकी हैं इस चैप्टर के वो सारे कंप्लीटली एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।